हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी की, जो कि आने वाले समय में न्यूक्लियर फ्लीट को बिल्ड करने में जोर देने वाला है, ताकि जो भारत का 2070 तक नेट जीरो कार्बन का गोल है उसको मीट करने में मदद मिल सके। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको करंट प्राइस पे एनटीपीसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई हमने बोला है कि भारत का 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल है, तो इस गोल को डिसाइड किसने किया था? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा नवंबर 2021 में, जिसमें कि कॉप 26 की जो मीटिंग थी। कॉप 26 मतलब कि जो यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है उसको सीओपी बोला जाता है। तो इसकी सीओपी 26 जो कि 2021 में थी, इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वहां पे उन्होंने 5 प्रॉमिसेस किए थे भारत के बिहाफ पे। पहला प्रॉमिस था कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन कंट्री बन जाएंगे। अगर आज की डेट में बात की जाए कि भाई भारत कितना कार्बन एमिशन करता है, तो भारत 2.9 गीगा टन 2022 में एमिशन करेगा, इसके एस्टीमेट लगाए जा रहे हैं। तो ये जो 2.9 गीगा टन का जो आज की डेट में कार्बन एमिशन किया जाता है भारत के द्वारा, इसको 2070 में जीरो करने की जो भारत कोशिश करेगा। और ओवरऑल अगर दुनिया की बात की जाए तो लगभग 36 गीगा टन के आसपास कार्बन एमिशन दुनिया के सभी कंट्रीज के द्वारा किया जाता है आज की डेट में। और दूसरा प्रॉमिस भारत ने किया था कि भाई जो हम नॉन फॉसिल जो एनर्जी कैपेसिटी होती है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेस जो हम एनर्जी जनरेट करेंगे, वो 500 गीगा वॉट करेंगे 2030 तक। जो कि अगर आज की डेट में बात की जाए, जो लेटेस्ट 19 अक्टूबर 2022 का जो डेटा है, उसके हिसाब से हम 164 गीगा वॉट जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से जनरेट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि विंड, सोलर और जो दूसरे अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे लगभग हम 118 गीगावाट करते हैं। इसके अलावा हाइड्रो से, यानी कि जो पानी से बिजली बनाई जाती है, उससे 47 गीगावाट के आसपास करते हैं। तो ये मिलाकर के लगभग 164 165 गीगावाट के आसपास हो जाता है। और भारत ने एक इंटरनल टारगेट भी रखा था 175 गीगावाट का 2022 तक। 2030 तक तो हम 500 गीगावाट जनरेट करेंगे, बट 2022 तक 175 गीगावाट का टारगेट रखा गया था, जिसमें कि सोलर से 100, विंड से 60, बायोमास से 10 और स्मॉल हाइड्रो से 5 गीगावाट की बिजली जनरेट की जानी थी। हालांकि जब ये टारगेट सेट किया गया था तो हाइड्रो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि हाइड्रो रिन्यूएबल सोर्स तो है, लेकिन उसके भी कुछ जो नुकसान होते हैं एनवायरनमेंट को, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन बाद में हाइड्रो को भी अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, जिससे कि बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि 47 गीगावाट के आसपास हाइड्रो सोर्सेस से बिजली जनरेट की जाती है, तो टारगेट में हेल्प मिली है। लेकिन अभी भी जो हमारा टारगेट है वो 165 गीगावाट के आसपास पहुंचा है, यानी कि एक्चुअल नंबर। तो 10 गीगावाट अभी भी हम शॉर्ट हैं। तो ये मुश्किल लगता है कि हम 175 गीगावाट का जो टारगेट है उसको पूरा कर पाएंगे। और तीसरा जो प्रॉमिस था वो ये था कि 2030 तक जितनी भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से पूरा करेंगे। तो अगर आज की डेट में बात की जाए तो हम लगभग 58% के आसपास जो है वो फॉसिल सोर्सेस से करते हैं, 40.5% के आसपास रिन्यूएबल सोर्सेस से, और बाकी का जो 1.5% या 1.7% आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर सोर्सेज से कर सकते हैं। तो इसमें जो 40.5% आज हम रिन्यूएबल सोर्सेज से करते हैं, इसको 2030 तक 50% कर लिया जाएगा। तो ओवरऑल उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक जो भारत की जो एनर्जी कैपेसिटी होगी वो 1000 गीगावाट की होगी, जिसमें से कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट की जाएगी। तो आप ये लगा सकते हैं कि आज की डेट में जो हमारी कैपेसिटी है एनर्जी जनरेट करने की, वो 408 गीगावाट के आसपास है, जो कि लगभग 2030 तक 1000 गीगावाट हो जाएगी। और इसमें से 500 गीगावाट मिनिमम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होगी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 7-8 साल में रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर हैं,
तो आपको ऐसी कंपनीज के बारे में सोचना चाहिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने वाली हैं। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं? तो इसमें दो बड़े नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप, जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स इस स्पेस में स्पेंड करने वाले हैं ताकि वो सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन सोर्सेस से एनर्जी जनरेट कर पाए। तो ये एक हिंट है कि आप ऐसी कंपनीज के ऊपर ध्यान रख सकते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से बिजली जनरेट करेंगी या उसको यूज करेंगी, क्योंकि उस पे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है। और अगर चौथे प्रॉमिस की बात की जाए तो उसमें चौथा प्रॉमिस ये किया गया था कि भाई जो हमारे टोटल जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है, जो कि आज की डेट में 2.9 गीगा टन है और ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 6% बढ़े हैं, इसको 1 बिलियन टन से 2030 तक कम कर लिया जाएगा। यानी कि 2030 तक 1 बिलियन टन कम किया जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ है वो 2070 तक कम करके बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पांचवा प्रॉमिस था वो ये था कि 2005 के लेवल से जो हमारी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी है वो हम 45% से घटाएंगे। 2005 से 16 के बीच में ऑलरेडी ये 24% घट चुकी है, जिसका कि टारगेट है कि हम आने वाले टाइम में इसको 45% से घटाएंगे। और अब अगर बात की जाए एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी भारत की लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी कंपनी है, जिनकी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 70,254 मेगावाट यानी कि 70.3 गीगावाट के आसपास है। जैसे कि ओवरऑल जो हमारी कैपेसिटी है वो 408 गीगावाट के आसपास है, इसमें से 70 गीगावाट अकेली एनटीपीसी की है। दूसरी बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी कौन सी है भारत में? अदानी ग्रुप है, टाटा पावर है, इस तरह की और कंपनी जेएसडब्ल्यू पावर हो गई। तो ये कंपनीज हैं जो कि पावर को जनरेट करती हैं भारत में। और एनटीपीसी का टारगेट है कि 2032 तक ये 130 गीगावाट पावर जनरेट करेंगे। यानी कि अगर हम 1000 गीगावाट पावर जनरेट करते हैं 2030 तक, तो उसका लगभग 13% सिर्फ एनटीपीसी जनरेट करेगी। और एनटीपीसी का भी ये कोशिश है कि भाई 2032 तक जो ये ओवरऑल कैपेसिटी है उसका 50% ये नॉन फॉसिल यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उससे ये प्रोड्यूस करेंगे। आज की डेट में 90% इनकी बिजली फॉसिल सोर्सेस से पूरी की जाती है। आप ये देख सकते हैं 70 जो इनका गीगावाट जो कैपेसिटी है, इसमें से लगभग जो आप लगाइए 57 गीगावाट के आसपास, 57.5 गीगावाट के आसपास तो कोल से की जाती है, यानी कि 80% कोल से। बाकी की 10% इनकी गैस और लिक्विड फ्यूल से की जाती है। तो सिर्फ 6 गीगावाट के आसपास इनकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से की जाती है। और 2032 तक जबकि इनकी 130 गीगावाट की कैपेसिटी होगी, तो ये 50% यानी कि 65 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 6 गीगावाट पे आज रिन्यूएबल सोर्सेज से एनटीपीसी के द्वारा बिजली जनरेट की जाती है, ये बढ़ करके 65 गीगावाट हो जाएगी। तो एनटीपीसी भी रिन्यूएबल सोर्सेज में बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। तो ये मेनली किस किन सोर्सेज से बिजली जनरेट करेंगे रिन्यूएबल साइड में? सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, इसके अलावा न्यूक्लियर से। न्यूक्लियर को रिन्यूएबल में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसको सेपरेट बोला जाता है। हालांकि ये भी कार्बन एमिशन में बहुत हेल्प करता है, इसके कार्बन एमिशन बहुत ही कम होते हैं। लेकिन इसको रिन्यूएबल में इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो कि अपने आप रिप्लेनिश हो जाते हैं। जैसे कि धूप निकलेगी, सोलर एनर्जी आपको मिल जाएगी। विंड, हवा लगातार चलती रहती है, पानी आपका रिप्लेनिश हो जाता है रेन की वजह से। लेकिन न्यूक्लियर में जो रेडियो एक्टिव फ्यूल जनरेट होता है, तो वो रिन्यूएबल की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन ओवरऑल कार्बन एमिशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा कंपनी ने ये बोला है कि ये मार्च 2023 तक जो मेजर इन्वेस्टर है इनके रिन्यूएबल यूनिट के लिए, उसको फाइनलाइज कर लेंगे। फिर ये एक आईपीओ भी लेकर के आ सकते हैं। जो इनिशियल जो इनके इन्वेस्टर हो सकते हैं उसके लिए ब्रूकफील्ड असेट मैनेजमेंट, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और आबू धाबी नेशनल एनर्जी हैं जो कि इनिशियल बिडर माने जा रहे हैं। तो ये भी एक स्टॉक हो सकता है जो कि आपकी नजरों में हो सकता है, अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी का जो भारत के प्रोमिस हैं उस पे भरोसा है कि भारत पूरा करेगा। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो एनटीपीसी ने बोला है कि ये बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्लीट को बिल्ड करने में,
ताकि ओवरऑल जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है 2070 तक, उसमें ये हेल्प कर पाए। क्योंकि कार्बन एमिशन किन चीजों से होता है? सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है जब आप कोयले से बिजली बनाते हैं, तो उससे होता है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मिथीन वगैरह रिलीज की जाती है, उससे होता है। लेकिन मेनली 70% जो कार्बन एमिट किया जाता है आज की डेट में, वो कोयले से जो बिजली बनती है या फॉसिल सोर्सेस से जो बिजली बनती है, उससे होता है। और एनटीपीसी की 80% जो बिजली है वो कोयले से बनती है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि एनटीपीसी जैसी कंपनी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो कार्बन एमिशन के लिए। तो ये अगर इसमें कुछ स्टेप्स लेंगी तो भारत को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और इनका एम है कि ये 2040 तक 20 से 30 गीगावाट जो न्यूक्लियर कैपेसिटी जनरेट कर लेंगे। यानी कि आज की डेट में इनके पास जीरो न्यूक्लियर कैपेसिटी है। और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो भारत में 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 6.8 गीगावाट की कैपेसिटी है। यानी कि 408 जो ओवरऑल हमारी कैपेसिटी है 408 गीगावाट की पावर जनरेट करने की, उसमें से सिर्फ 6.8 यानी कि ये जो छोटा सा मरून या ऑरेंज कलर जो आपको दिख रहा है, इतना हम ओवरऑल जो एनर्जी हमारे यहाँ जनरेट की जाती है उसमें से न्यूक्लियर से की जाती है। यानी कि बहुत ही कम न्यूक्लियर सोर्सेस से एनर्जी जनरेट की जाती है। तो एनटीपीसी इसमें फोकस करने वाला है। तो ये स्मॉल स्केल मॉड्यूलर रिएक्टर डिप्लॉय करने वाले हैं। उसको डिप्लॉय करना आसान होता है, जिनको कि एसएमआर बोला जाता है। तो इसके ऊपर स्ट्रेटेजी लगाने वाले हैं। और दुनिया भर में आज की डेट में जो ये स्मॉल स्केल मॉड्यूल रिएक्टर है, इससे लगभग सिर्फ 35 मेगावाट की बिजली जनरेट की जाती है, जिसमें कि रशिया में सबसे ज्यादा आई थिंक बिजली जनरेट होती है। तो ये एक नई एडवांस्ड टेक्निक है। तो इस पे एनटीपीसी फोकस करने वाला है। और अब अगर हम न्यूक्लियर पावर के फ्यूचर की बात करें, तो न्यूक्लियर पावर इस टाइम पे एशियन और यूरोपियन कंट्रीज में खास करके इसका एक रिवाइवल चल रहा है। इस पे बहुत सारे कंट्रीज फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो डीकार्बनाइज करना चाहते हैं। दूसरा, जो नेचुरल गैस और अदर फ्यूल्स की उनकी डिपेंडेंस है रशिया और यूक्रेन पे, तो वो उन्होंने देखा कि रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट होने की वजह से उनको प्रॉब्लम आई है। तो इसको इससे डील करने के लिए न्यूक्लियर पावर पे मूव करना चाहते हैं। इसके अलावा एनर्जी इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर पावर पे मूव करना चाहते हैं। तो इसी के लिए देखा जा रहा है कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टर्स को बिल्ड कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस बीच में क्या हमें एनटीपीसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 50% की बढ़िया रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में भी 35% की रिटर्न है। हालांकि पिछले एक महीने से इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, रादर 3 महीने से बोलेंगे सिर्फ 0.25% की रिटर्न दिया। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो 1 जनवरी से 36% की रिटर्न है। यानी कि 3 महीने को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले जब पावर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी रिटर्न दिया। इसके अलावा इनकी डिविडेंड यील्ड जबरदस्त है, 4% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड है। और जो जब इनके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, तो ब्रोकरेज हाउस ने इनका टारगेट 195 से 200 दिया था। और अगर हम टिक्कर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो भी इसका एवरेज प्राइस लगभग 200 के आसपास देते हैं। हायर साइड पे 220, लोअर साइड पे 165। जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 169 रुपए 50 पैसे पे हुई है। उस हिसाब से तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। एक लार्ज कैप कंपनी है, भारत में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करती है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, पी पीबी रेशो कंपैरेटिव टू जो दूसरी पावर कंपनीज हैं भारत में, उनके मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा है। आप टाटा पावर, जिनका कि शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है एक साल से, उनका आज की डेट में भी 27 की पीई पे बैठा है और ये 9 से 10 की पीई पे बैठे हैं। तो ओवरऑल वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, जबरदस्त कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। डेट टू इक्विटी भी देखा जाए दूसरी पावर कंपनी की मुकाबले काफी अच्छा है। तो मुझे तो लगता है कि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ये अगर आपको कैपिटल रिटर्न नहीं देगा, तो ये डिविडेंड के फॉर्म में आपको रिटर्न देता रहेगा। तो किसी भी करेक्शन पे ये शेयर को खरीदना चाहिए। और रिन्यूएबल एनर्जी का जैसे फ्यूचर है उसमें ये फोकस करने वाले हैं। और चाहे रिन्यूएबल या फॉसिल किसी भी तरीके से बिजली जनरेट की जाए, बिजली की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और एनटीपीसी उसमें एक की प्लेयर होने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।